वादे किए थे लेकिन वादे पूरे नहीं हुए और 80 से ज़्यादा गैंगस्टर जो हैं वो सक्रिय हैं और फिरौतियाँ मांगी हैं। और जो वो कह रहे हैं ना गैंग बहुत सक्रिय हैं, तो आपको याद है मिर्चपुर कांड क्या था? 3 बार दलित बस्तियों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में जलाया गया। मिर्चपुर कांड भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हुआ। मैंने पहले भी कई चैनलों पे कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी कांग्रेस लेके उड़ चुके हैं। हरियाणा भाजपा हुड्डा जी का जो वक्त था वहाँ पे गैंगस्टरवाद था, मिर्चपुर कांड था, मतलब कि आपने उसके साथ कंपटीशन करने में ये कहते हैं वो थी डीलर, दामाद और दलाल की सरकार। ये 3 चीज़ों की सरकार है। इसमें 3 चीज़ें हैं, पब्लिक पब्लिक पब्लिक। MSP 24 पे वादा किया गया था, वो प्रचार भी किया जा रहा है, लेकिन उसमें हज़ार रुपए की फसलों में कटौती की जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम 2-2 रुपए के चेक आए थे। आज तक भारत के इतिहास में किसी प्रदेश की राजनीति में किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। 15,000 वोटों से तो खुद जो है ना वो अभय चौटाला जी हारे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग हताश हैं। आप सपने लेते हो मुख्यमंत्री बनने के, लेकिन आपको शिष्टाचार के लायक भाषा भी प्रयोग करनी नहीं आती। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बार बार आपने देखा होगा कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि वोट चोरी से बीजेपी जीतती है, और उन्होंने ये कहा कि भाई आप आ जाओ, हमें ये हैक करके दिखा दो। इनकी पार्टी का कोई आदमी नहीं गया वहाँ पे हैक करने के लिए। अभी इन्होंने कहा 25 लाख। आप ये सोचिए कितना बड़ा मजाक है 3 करोड़ की आबादी में ये कह देना कि 25 लाख वोट फर्जी है। लेकिन वो उन्होंने मौके पर जाके दिखाया भी तो है उन्होंने कि ये वोट वहाँ पर देखी भी तो गई ना वोट। जिस ब्राजीलियन मॉडल को उन्होंने रेफरेंस देके ये बात कही, वो ब्राजीलियन मॉडल कभी आई नहीं भारत में। आपने हिमाचल का एग्जांपल दिया, वो कह रहे कि हमारी लीड ही इतनी होती है कि इनकी जो चोरी की वोटें हैं वो भी नहीं काम कर पा रहे। पेड़ों की कटाई छटाई के काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पूरे के पूरे जंगल खाली कर रहे हैं वो लोग। वहाँ पे एम्प्लॉइज़ को देने के लिए तनख्वाहें नहीं है, सैलरी नहीं है उनके पास। तेजस्वी यादव की बात की जाए या और जो वहाँ पर विपक्ष है जो भाजपा का, तो वो कह रहे कि जीत पक्की है, लेकिन अब गड़बड़ होगी तो वोट चोरी से होगी। कल आप देखना रिजल्ट आएगा, और जब ये ऑन एयर होगा पॉडकास्ट, तब आप इस चीज़ को महसूस करोगे जो मैं अभी बात कह के जा रहा हूँ। लेकिन कल जिस तरह से आप कह रहे हैं प्रचंड जीत होने जा रही है और पहले ही आप बधाई दे रहे हो, तो कल आपके ऊपर बड़ा दोष भी लगने वाला है कि वोट चोरी का। आप लगातार राज्य दर राज्य लोकल इलेक्शंस हार रहे हो। आप लगातार मतलब जो है ना केंद्र के इलेक्शंस हार रहे हो, तो आप क्या कहोगे कि ये दोनों जो युवराज जमानत पे बाहर हैं, तेजस्वी और राहुल गांधी, ये लॉन्च नहीं हो पा रहे? ये कहा जाता है कि भाजपा ज़्यादातर जो टारगेट करती है वो मुसलमानों को करती है। ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्यों। अब आप एक बात बताओ, आप कलमा पड़ा हुआ खाना खाओगे? ये जो हलाल इकोनॉमी है, क्या है ये? इसको बैन क्यों ना किया जाए? बड़ा फैक्टर ये भी कहा जाता है विरोधियों की ओर से कि RSS जो है वो देश में कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने की कोशिश करती है। ये एक बड़ा थ्रेट उनको लगता है कि ये बड़ा थ्रेट है खाकी निकर। अभी आपने पंजाब यूनिवर्सिटी का भी देखा, वहाँ पर उन्होंने खाकी निकर लटका के उस पर क्रॉस मार दिए। मुद्दा जो है होता है बहुत छोटा, लेकिन चला जाता है फिर खालिस्तान पे। नारे लगने लग जाते हैं दूसरे तीसरे किस्म के, चौथे किस्म के, अलग अलग किस्मों के नारे लगने लग जाते हैं। पता नहीं कैसे कैसे तत्व, कैसे कैसी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। मुद्दा वो सीनेट का था। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, 91 से 31 कर दिए मेंबर्स। उस नोटिफिकेशन को विरोध के बाद जो है ना विड्रॉ कर लिया। जब वो विड्रॉ ही हो गया नोटिफिकेशन, भाई केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया, फिर आप क्यों बैठे हो? काफ़ी काम किए, बहुत काम, बाकी आपने भी गिनवाए सारे, तो फिर भी विश्वास क्यों नहीं बन पाता? फिर भी यही बात आती है कि नहीं जी ये बीजेपी है, ये तो पंजाब को खा जाएगी, पंजाब देश को ख़त्म कर देगी। ये विश्वास क्यों नहीं बन पाता पंजाब? आपने बडोली जी का नाम लिया, मैंने कहा कि भाजपा के जो JP नड्डा जी के ऊपर भी विरोधी सवाल उठा रहे, कह रहे हैं इनके पास तो प्रधान ही नहीं है कि जिसको बदल ही नहीं पा रहे इतने लंबे समय से। द समय न्यूज़ के पॉडकास्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तपिन मल्होत्रा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज प्रेस वार्ता की और बड़े सवाल सरकार के ऊपर उठाए कि सरकार ने बहुत बड़े वादे किए थे बीजेपी ने जब सत्ता में आने से पहले, कि जो हरियाणा को एक नई दिशा दी जाएगी और उज्जवल भविष्य जो है वो हरियाणा का बनाया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि 80 से ज़्यादा जो गैंग्स हैं वो सक्रिय हैं इस वक्त हरियाणा में
और हर जगह हर दुकानदार शोरूम से फिरौती मांगी जा रही है और किसानों के भी मुद्दे उठाए कि 24 फसलों पे एमएसपी की बात की जा रही, लेकिन उनमें से कई फसलों पर एमएसपी में काफ़ी ज़्यादा कटौती की जा रही है। इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे इस वक्त हमारे साथ भाजपा नेता सुमित दहिया जी। दहिया जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट प्रोग्राम में। कैसे देखते हो कि वो कह रहे कि बड़े वादे किए थे लेकिन वादे पूरे नहीं हुए और 80 से ज़्यादा गैंगस्टर जो हैं वो सक्रिय हैं और फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 217 वादे किए थे, उसमें से 48 अब तक पूरे भी कर दिए हैं। और जो वो कह रहे हैं ना गैंग बहुत सक्रिय हैं, तो आपको याद है मिर्चपुर कांड क्या था? मिर्चपुर कांड और गोहाना कांड क्या था? दलित बस्तियां जला दी गई थी, वो भी एक बार नहीं 3 बार दलित बस्तियों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में जलाया गया। मिर्चपुर कांड भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हुआ। और आज मैं ये बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ आपको, जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने अब की बार नायब सिंह सैनी जी ने शपथ ली थी, उन्होंने 27,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया था। आपको ध्यान होगा 27,000 युवाओं को उसी दिन ज्वाइनिंग लेटर दिया था। उसके बाद उन्होंने शपथ ली थी, शपथ ग्रहण वाले दिन ये हुआ था। उसके बाद उन्होंने डायलिसिस फ्री कर दिया था हरियाणा में। अब जितने भी पेशेंट्स हैं उनका सबका डायलिसिस फ्री होता है। ये कहते थे जी बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, लाडो लक्ष्मी योजना तो हो ही नहीं सकती। 65 लाख महिलाओं को 2100 रुपये उनके खातों में आते हैं लाडो लक्ष्मी योजना के तहत, जो हर महीने आते हैं। ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा निराश होकर हताश होकर कह रहे हैं, क्योंकि उनकी कांग्रेस बहुत भागों में विभाजित है। मैंने पहले भी कई चैनलों पे कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी कांग्रेस लेके उड़ चुके हैं। शैलजा की अपनी कांग्रेस है, रणदीप सुरजेवाला की अपनी कांग्रेस है, अशोक तंवर की अपनी कांग्रेस है, नरेंद्र राव जो अब उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भी अपनी एक कांग्रेस है। उनके 8-10 ऐसे नेता हैं जिनकी अपनी कांग्रेस है। ऐसे ही आप पंजाब में भी कांग्रेस का यही हाल है, 4-5 भागों में। राजा वडिंग की अपनी कांग्रेस है और उनके जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उनकी अपनी कांग्रेस है। तो यही हाल उनका राजस्थान में है, सचिन पायलट और गहलोत की अपनी कांग्रेस है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हताश है, निराश हैं। हरियाणा में 24 की 24 फसलों पर एमएसपी दिया जाता है। हरियाणा में वो सारे के सारे काम जो हमने गिनवाए थे वो चल रहे हैं, वो हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहे हैं। ये इनको अभी रास नहीं आ रही चीज़। नशे के खिलाफ साइकिल यात्रा यानी साइक्लोथॉन के नाम से हमने एक मेगा प्रोजेक्ट हरियाणा में छेड़ा हुआ है नशे के खिलाफ, जो युवा नशे से दूर जाएं। और उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने खुद ये चीज़ वो की है। हमारे जो विधानसभा में कार्यक्रम होते हैं, विधानसभा का भी मानसून सत्र हुआ, सारे के सारे जितने भी मिनिस्टर्स थे, एमएलएज थे, वो सब साइकिल पे आए थे। साइक्लोथॉन के माध्यम से यात्राएं, जितने काम सरकार के सामाजिक जागरूकता के मैनिफेस्टो के तहत और जितने विकास कार्य हैं वो सब के सब बहुत तेज गति से चल रहे हैं। और इसी 15 दिन के अंदर जो बुढ़ापा पेंशन है, सम्मान निधि है, उसको 3,000 से 3,200 भी कर दिया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं उसका जिक्र नहीं करते। मैंने वही सवाल किया कि क्या फिरौतियां नहीं मांगी जा रही हरियाणा में? गैंगस्टरवाद नहीं है हरियाणा में? देखिए मेरी बात, सवाल उन्होंने मेन यही उठाया। उन्होंने 3 चीज़ें सामने रखी कि सबसे पहले उन्होंने गैंगस्टरवाद की बात की है कि 80 से ज़्यादा जो हैं वो गैंग सक्रिय हैं और फिरौतियां मांगी जा रही हैं। जिसके पास थोड़ा पैसा है उसको भी नहीं छोड़ा जा रहा। मेरा सवाल ये है। देखिए, जो मैं आपको बात कह रहा हूँ वो अपनी सरकार के समय के सारे जो उनकी सरकार के समय माहौल था वो भूल गए हैं। नहीं तो फिर मतलब कि आप ये कंपटीशन कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी इस चीज पे नहीं जाते। 1 साल तक तो नेता विपक्ष ही नहीं था, एलओपी नहीं था हरियाणा विधानसभा में। यानी कि हरियाणा भाजपा हुड्डा जी का जो वक्त था वहाँ पे गैंगस्टरवाद था, मिर्चपुर कांड था। मतलब कि आपने उसके साथ कंपटीशन करना, में ये कह रहे हैं। नहीं, कंपटीशन की बात नहीं है जी। हमने बहुत साफ सुथरी सरकार, लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार दी है। हमारा कोई उनसे कंपटीशन हो ही नहीं सकता जी। वो तो कहते हैं बाबू बेटा जमीन देखते घूमते थे। आज भी आप गांव में जाओ, उनको तो डीलर कहा जाता है। वो 3 चीज़ों की सरकार थी। वो थी डीलर, दामाद और दलाल की सरकार। ये 3 चीज़ों की सरकार है। इसमें 3 चीज़ें हैं, पब्लिक पब्लिक पब्लिक, पीपीपी मॉडल है ये। वो डीडीडी मॉडल था। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। जो हताश होके निराश होके बोल रहे हैं वो, आप एनसीआरबी के आंकड़े देख लो। हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो चीज़ हो रही है या जो चीज़ होती है, अगर ऐसा कोई कांड सामने आता है, अगर ऐसी कोई घटना होती भी है, अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है,
लेकिन उसके साथ साथ कार्रवाई भी की जाती है। कोई आज आप कोई घटना ऐसी बता दो कि भाई ये घटना हुई है लेकिन उस घटना में कार्रवाई नहीं की गई, कोई ऐसी घटना आप हरियाणा में आज पाओगे नहीं कि ये घटना रुक क्यों नहीं पा रही? देखिए, आप ये सोचिए 3 करोड़ की आबादी है हरियाणा की। आप कोई स्टेट ऐसा जानते हो जिसमें एकदम जो है ना क्राइम का ग्राफ एकदम डेड हो जाए? डेड नहीं होता, क्राइम होता है लेकिन उस पर कार्रवाई करना इंपॉर्टेंट है, और कितनी जल्दी कार्रवाई करना यह भी इंपॉर्टेंट है। मिर्चपुर गांव जड़ता रहा जी, सुप्रीम कोर्ट को बीच में इन्वॉल्व होना पड़ा, आप गांव को छावनी बनाना पड़ा, गांव में जो है ना पुलिस चौकी स्थापित करनी पड़ी। यह पहला ऐसा केस था। गोहाना जलता रहा पूरी रात, 3 बार जलाया गया गोहाना में दलितों के घर को। सच्चा खेड़ा की घटना वो भूल गए हैं गांव की। ऐसी अनेकों एक घटनाएं हैं और वो बड़ी फेमस हुई हैं। आप भारतीय जनता पार्टी 11 साल की सरकार में बता दो, कोई ऐसी घटना बता दो, कोई इतनी बड़ी घटना हुई हो, उसको बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब कहीं पे सरकार उसको जो कंट्रोल करने में नाकामयाब हुई हो, कोई ऐसी घटना बता दो आप। बहुत पहले मनोहर लाल जी के समय शुरुआत की सरकार में जाट आंदोलन हुआ था लेकिन उसको काबू किया गया। संत रामपाल जी का प्रकरण था जो वहाँ पे हुआ था, उसको भी काबू साथ साथ किया गया। तो कोई ऐसी कोई घटना नहीं है। अगर घटना हुई है तो अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस पर कार्रवाई हुई है और बड़ी स्ट्रॉन्ग कार्रवाई हुई है, उसमें किसी को बख्शा नहीं गया, चाहे कोई भी हो। नहीं, चौटाला परिवार भी ये सवाल उठा रहा है कि वो कह रहे हैं कि फिरौतियाँ शरेआम मांगी जा रही, क्योंकि आज की डेट में हरियाणा में देखा जाए तो ये बड़ा मुद्दा बन गया और विरोधी जो आपके हैं वो सिर्फ इसी पे सरकार को घेर रहे हैं और किसानों के मुद्दे पे कि MSP 24 पे वादा किया गया था, वो प्रचार भी किया जा रहा है, लेकिन उसमें हज़ार रुपये की फसलों में कटौती की जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम 2-2 रुपए के चेक आए थे। आज तक भारत के इतिहास में किसी प्रदेश की राजनीति में किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम जो मुआवजे की राशि आई थी ना ओलावृष्टि के बाद, मैं हैरान हुआ। आज मैं लोगों को वो याद दिलाना चाहता हूँ, हरियाणा के लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 रुपए के चेक आए थे। मैंने भी जिंदगी में पहली बार देखा था। लोग हैरान थे इस चीज़ पे। चौटाला साहब की या चौटाला पार्टी की जो आप बात कर रहे हो ना, उनकी शब्दावली क्या है? मेरा 11 नंबर का जूता आवे, तेरा 13 नंबर का जूता आवे। उनकी पत्रकारों के साथ क्या शब्दावली रहती है उसका आपको अच्छे से पता है। देखिए, उनका एक कैंडिडेट तो जीता है आदित्य देवीलाल केवल 600 वोटों से। उनके जो सगे सुपुत्र हैं अर्जुन चौटाला, वो 4000 वोटों से जीते हैं। 15,000 वोटों से तो खुद जो है ना वो अभय चौटाला जी हारे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग हताश हैं। आप सपने लेते हो मुख्यमंत्री बनने के, लेकिन आपको शिष्टाचार के लायक भाषा भी प्रयोग करनी नहीं आती। तो वो पार्टी हताश है। ये सिर्फ इल्ज़ाम तक सीमित है। व्यवहारिक रूप से भाजपा यहाँ पे हरियाणा में कानून के ऐसे कोई हालात नहीं है। सारी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन है। बल्कि आपको बता दूं 15-15 हज़ार रुपये के ना, जो अब की बार जो बाढ़ आई थी उसके तहत 15-15 हज़ार रुपये के हिसाब से मुआवजा जा भी चुका है किसानों के खाते में। किसान सम्मान निधि के खाते किसान DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री जी सीधा अकाउंट्स में डालते हैं, लगभग 3.25 लाख करोड़ इस देश के किसानों के खाते में वो चीज़ जा चुकी है। सॉयल हेल्थ कार्ड पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, कभी कोई सोच ही नहीं सकता था। हरियाणा में खाद की समस्या इतनी विकराल थी कि जैसे बॉडी में खून होता है ना, ऐसे खाद की समस्या हो गई थी। ये बॉडी में खून की मात्रा कम हो जाए तो हरियाणा में खाद की समस्या पे वो हालात थे। आज देख लो आप, कोई आपको सुनने में नहीं आएगी खबर कि खाद की मतलब जो है ना कमी कहीं पे हो, कोई बता दे किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह खाद की कमी बता दे। सब कुछ भरपूर और प्रचुर मात्रा में दिया जा रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बार बार आपने देखा होगा कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि वोट चोरी से बीजेपी जीतती है, और यहाँ पे भी कहा गया कि राहुल गांधी की तरफ से कि 25 लाख वोट जो चोरी वोट की जो वो गई, और विदेशी जो महिला थी उसके नाम से कितनी वोटें डल गई। मतलब कि इस तरह से बीजेपी लगातार जीत रही है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखो जी, हिमाचल कर्नाटक में वोट चोरी क्यों नहीं हुई? झारखंड में वोट चोरी क्यों नहीं हुई? जहाँ पे ये लोग जीत रहे हैं वहाँ क्यों नहीं होती वोट चोरी? वहाँ सारी EVM ठीक है। EVM चुनाव आयोग ने 24 घंटे तक रखी पिछले दिनों, और उन्होंने ये कहा कि भाई आप आ जाओ, हमें ये हैक करके दिखा दो। इनकी पार्टी का कोई आदमी नहीं गया वहाँ पे हैक करने के लिए। अभी इन्होंने कहा 25 लाख। आप ये सोचिए कितना बड़ा मजाक है 3 करोड़ की आबादी में ये कह देना कि 25 लाख वोट फर्जी हैं। इससे बड़ी कोई मूर्खताई हो सकती है? 3 करोड़ की आबादी हरियाणा की, उसमें ये कह दो आप 25 लाख वोट फर्जी हैं। मतलब एक हरियाणा का जो 10वां भाग है वो फर्जी है। आपने लेकिन उन्होंने जिस मॉडल ब्राजीलियन दिखाया भी तो है उन्होंने कि ये वोट वहां पर देखी भी तो गई ना वोट। जिस ब्राजीलियन मॉडल को उन्होंने रेफरेंस दे के ये बात कही, वो ब्राजीलियन मॉडल कभी आई नहीं भारत में। तो फिर वोट कैसे बन गई उसके नाम से? नहीं, आप ये देखो ना जी, वो उन्होंने जितनी वोट्स बताई वो सब रेफरेंस दे के उन्होंने बताया कि इतना है। आप मेरी बात सुनो,
वो कहते हैं हम 7 सीटें हार गए, 8 सीटें हार गए 22,000 वोटों से। मैं आपको बताता हूं 12,500 वोटों से भाजपा 7 सीटें हारी है, 12,500 वोटों से। अगर हमें 12,500 वोट और मिल जाते तो हमारी जो सीटें हैं वो 48 से 55 हो जाती। हम पंचकुला में बैठे हैं, हम ये वाली सीट 1980 वोटों से हारे हैं सिर्फ। हम लोकसभा के इलेक्शन में 2024 में 32,000 वोटों से, केवल मैं कह रहा हूं 32,000 वोटों से 33 सीट हार गए। अगर हमें लोकसभा में, हर एक लोकसभा में 50-50 वोट भी ज्यादा मिलते तो हमारे पूर्ण बहुमत आता। हमारा अकेला एज ए इंडिविजुअल भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से केंद्र की सरकार में आती। अगर हमें सिर्फ 50-50, 100 वोट भी हर लोकसभा में ज्यादा मिलते, 32,000 वोटों से हम 33 सीटें लोकसभा में हारे और लगभग 12,500 वोटों से हम 7 सीटें हरियाणा विधानसभा में हारे। लेकिन हमने कभी ये बात नहीं कही कि ईवीएम वो है। हमने झारखंड के रिजल्ट में ये बात नहीं कही कि ईवीएम फर्जी है जी, या मतलब वोट वो तो है। जैसे आपने हिमाचल का एग्जांपल दिया, वो कह रहे हैं कि हमारी लीड ही इतनी होती है कि इनकी जो चोरी की वोटें वो भी नहीं काम कर पाती। देखिए ये सब हताशा और निराशा की बात है। पूरे इस समय ना पूरे भारत में एक हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे है ना एम्प्लॉयज़ को देने के लिए सैलरी नहीं है सुक्खू सरकार के पास। इस समय हिमाचल एकमात्र ऐसा राज्य है, चलो प्राकृतिक आपदाएं आना वो तो आदमी के हाथ में नहीं है, कोई मुख्यमंत्री उसको रोक नहीं सकता, लेकिन जितना केंद्र मदद कर सकती है उतना केंद्र मदद दे रही है उनको। लेकिन उनकी अपनी पॉलिसीज ऐसी हैं जो उन्होंने बना रखी हैं कि वहाँ पे पेड़ कटाई के काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पेड़ों की कटाई छटाई के काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पूरे के पूरे जंगल खाली कर रहे हैं वो लोग। वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को देने के लिए तनख्वाहें नहीं है, सैलरी नहीं है उनके नहीं, वो पास। तो कह रहे हैं कि विपक्ष के जहां पर विपक्ष की सरकार है तो बीजेपी एंटी सरकार है, वहां पर भाजपा जो है वो पैसा देती नहीं। जहां पर भाजपा की सरकार है जिस स्टेट में, वहां पर खुले गफ्फे खुले पैसा दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की बात की जाए, वो कह रहे हैं कि एंटी गवर्नमेंट है तो इसलिए वहां पर पैसा ही नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जी। देखो निश्चित तौर पे डबल, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाजपा की जहाँ पे सरकार है उसका कंपैरिजन तो करके देखा जाए ना। लगभग देखो तमिलनाडु में भाजपा की सरकार नहीं है। इसी बजट में तमिलनाडु में 1.5 लाख करोड़ से ऊपर पैसा गया है इस बजट में, जो अब की बार बजट पेश हुआ था। आप केरला में देख लो, भाजपा की सरकार नहीं है, खूब पैसा केरला में दिया गया है। हिमाचल में खूब पैसा दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब में भाजपा की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार नहीं है ना पंजाब में, लेकिन खूब पैसा पंजाब में दिया जाता है। तो कोई भी राज्य ऐसा, कोई पार्शियलिटी, कोई भेदभाव, भारतीय जनता पार्टी कहती है जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी चीज़ में भारतीय जनता पार्टी बिलीव करती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी बगैर कोई जात पात के, बगैर किसी धर्म को देखे, बगैर किसी राज्य को देखे, बगैर किसी की ये सरकार विपक्ष की है या पक्ष की है, पक्ष विपक्ष को भी देखे बिना, सबका बराबर ही साथ, सबका बराबर ही विकास करने में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। बिल्कुल। अब तो ये बिहार में भी कहा जा रहा है, आपकी भी समस्तीपुर में ड्यूटी लगी थी, अब वहाँ भी कहा जा रहा है कि अगर भाजपा जीतेगी तो वोट चोरी से जीतेगी। वैसे जिस तरह से लहर है इस वक्त वहाँ पर विपक्ष की, तेजस्वी यादव की बात की जाए या और जो वहाँ पर विपक्ष है जो भाजपा का, तो वो कह रहे कि जीत पक्की है, लेकिन अब गड़बड़ होगी तो वोट चोरी से होगी। देखिए मैं लगभग 15-16 दिन लगा के आया हूँ जी समस्तीपुर में। हमारे साथ हमारे मंत्री कृष्ण बेदी जी और हमारे 1-2 मंत्री और हमारे साथ ही थे, अलग अलग उनको विधानसभाओं का वो। तो हम समस्तीपुर, रोसड़ा, उजियारपुर और मोहिदीन नगर में थे। तो जो मैंने वहाँ पे महसूस किया, देखो आपने चीज़ें तो बहुत सुनी होंगी, वहाँ एक नारा 15 साल तक उस नारे पे सरकार चला गई लालू यादव जी, भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल का मतलब था कि क्षत्रियों को, राजपूतों को, गुजरों को, ब्राह्मणों को और जो अपर यानी अगड़ा समाज है उनको साफ कर दो, अगड़ों पिछड़ों को लड़ा दो और MY मुस्लिम यादव समीकरण के माध्यम से वहाँ पे अपनी सत्ता बनाओ। 15 साल तक उन्होंने ये किया। उसके बाद भूरा बाल साफ करने के बाद वो क्या करते थे, मैं तो बिल्कुल ज़मीनी सच्चाई बता रहा हूँ आपको, मैं वहाँ रह के आया हूँ। भूरा बाल साफ करने के बाद अपनी बेटी की शादी में ज्वेलरी शॉप्स को लूटो, अपनी बेटी की शादी में कारों के शोरूम को लूटो। मीसा भारती की शादी हुई थी जी 1999 में, तो उसमें जो लालू यादव, उनका परिवार और साधु यादव, उनके जो साले हैं, उन्होंने वो लूट मचाई थी। एक अघोषित कर्फ्यू था पटना में, पटना के जो होटल्स हैं, वहाँ के जो कार के शोरूम हैं, वहाँ के जो ज्वेलरी शॉप्स हैं, उन सबको लूट लिया गया था और वो तब जाके वो शादी संपन्न हुई थी। उसके बाद वहाँ पे जितना जो आप कह रहे हो ना हरियाणा से संबंधित बात, वो असल में वहाँ की सच्चाई है। इस पे कितनी फिल्में बन चुकी हैं, दुनिया भर की फिल्में बनी हैं। वहाँ पे फिरौती चलती थी, वहाँ पे अपहरण होते थे, वहाँ पे बलात्कार होते थे, वहाँ पे वो सारी चीज़ें होती थी जो आप केवल इमेजिन कर सकते हो। और उसके बाद भाजपा जब से सत्ता में आई, यानी जब से डबल इंजन की सरकार बनी, मखाना बोर्ड का गठन हुआ, बिहार के मखाना को फेमस किया गया, 14 पुल वहाँ पे
गंगा नदी पे बन रहे हैं। आप सोचो, जहाँ पे सड़क नहीं थी, वो कहते थे सड़क क्यों नहीं है, सड़क आएगा तो पुलिस आएगा, लालू यादव कहते थे जब गांव वाले पूछते थे सड़क नहीं है। तो मैं कहता हूं उस सड़क से डॉक्टर भी आएगा, आपकी बेटी की शादी होगी उस सड़क से बारात भी आएगी, शिक्षा भी आएगी, स्वास्थ्य भी आएगा, उस सड़क से सब कुछ आएगा। वो कहते थे नहीं 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 सड़क नहीं बनाना, पुलिस आएगा इस सड़क से। वो कहते थे नहीं हमें खाद चाहिए, वो कहते थे नहीं 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 खाद क्या करोगे, यहाँ तो गंगा से बाढ़ आता है, यहाँ तो मिट्टी वैसे ही बहुत उपजाऊ है, तुम खाद का। लेकिन अभी तो सारे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव इंतजार कर रही है कि लालू- जैसी जो रिजल्ट बिहार- आएगा तो बिहार- उसमें मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। बिहार के लोग 6.5 मुख्यमंत्री नहीं चाहते। बिहार के लोग लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, साधु यादव और उनके पूरे परिवार के 6-6.5 मुख्यमंत्री नहीं चाहते। बिहार के लोग चाहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, ऊपर मोदी जी का केंद्र सरकार का इंजन, नीचे नीतीश कुमार जी का इंजन और बिहार भारतीय जनता पार्टी की इकाई का इंजन। वहाँ चाहिए ट्रिपल इंजन की सरकार। वो 6.5 मुख्यमंत्री कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कल आप देखना रिजल्ट आएगा और जब ये ऑन एयर होगा पॉडकास्ट, तब आप इस चीज़ को महसूस करोगे जो मैं अभी बात कह के जा रहा हूँ। प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है और बिहार वासियों को मैं अग्रिम शुभकामनाएं इस बात की देता हूँ। मैं वहाँ रह करके आया हूँ जी, मैंने उनकी दिक्कतें और परेशानियां महसूस की हैं। सिलेंडर मांगो सिलेंडर नहीं देते थे, बिजली मांगो बिजली नहीं देते थे, पानी की समस्या इतनी विकराल थी वहाँ पे। लेकिन कल जिस तरह से आप कह रहे हैं प्रचंड जीत होने जा रही है और पहले ही आप बधाई दे रहे हो, तो कल आपके ऊपर बड़ा दोष भी लगने वाला है कि वोट चोरी का। देखो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आप अपने फेलियर को किस प्रकार परिभाषित करोगे? आप लगातार राज्य दर राज्य लोकल इलेक्शंस हार रहे हो, आप लगातार मतलब जो है ना केंद्र के इलेक्शंस हार रहे हो, तो आप क्या कहोगे कि ये दोनों जो युवराज जमानत पे बाहर हैं, तेजस्वी और राहुल गांधी, ये लॉन्च नहीं हो पा रहे? वो जो एक अपने बाप की महत्वाकांक्षा पे जी रहा है और एक अपनी माँ की महत्वाकांक्षा पे जी रहे हैं दोनों युवराज, वो ढंग से लॉन्च नहीं हो पा रहे। इस बात को थोड़ी कहेगी पार्टी, वो तो यही कहेगी ना कहाँ पे बंडा फोड़ोगे, कहाँ पे ठीकरा फोड़ोगे, किस चीज़ पे अपना मतलब जो फेलियर को कैसे परिभाषित करोगे। वो फेलियर को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, ईवीएम में प्रॉब्लम है, वोट चोरी हो रही है, यहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ प्रॉब्लम है, वो इस तरीके से परिभाषित करने का काम करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ईवीएम बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे सरकारें बनती हैं, ईवीएम बिल्कुल ठीक होती है, यहाँ पे कह देते हो ये गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट तक ये बात जा चुकी है। चुनाव आयोग एक्चुअली बात क्या है भाई साहब, उनका कोई विश्वास नहीं है किसी भी संवैधानिक संस्था में। इस देश की पुलिस हो, इस देश की आर्मी से सबूत नहीं मांगते क्या वो लोग? इस देश की पुलिस हो, इस देश की आर्मी हो, इस देश की कोर्ट हो, जुडिशरी हो, इस देश का चुनाव आयोग हो, इस देश की सीबीआई हो, इस देश की ईडी हो, इस देश की कोई भी संवैधानिक संस्था हो, उनका कोई विश्वास नहीं है किसी भी संवैधानिक संस्था में। अरे वो चलो इस बात की तो बात छोड़ो, आप ये देखो नया संसद भवन बना, उसमें उनको बुलाया गया था, वो वहाँ पे उसका बहिष्कार करके हम नए संसद भवन में तो सभी पार्टियों के सांसद बैठते हैं ना। राम मंदिर की, हमारे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी मूर्ति की, वो कहते हैं वहाँ पे नाच गाना चल रहा था। ये उन्हीं की मुंह की बात बता रहा हूँ मैं। कितने साल तक प्रणब मुखर्जी ने अलग अलग पदों पे उस पार्टी में सेवा की। जब भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को दिया गया और उस कार्यक्रम का भी बहिष्कार उन्होंने कर दिया। अरे भाई वो तो तुम्हारे ही आदमी थे, पूरी जिंदगी तुम्हारे पार्टी में रहे, तो उसका उनके प्रोग्राम का भी उन्होंने बहिष्कार कर दिया। तो ऐसे जितने भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम भाजपा ने शुरू किया, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं की जो भागीदारी है संसद में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से उनको आरक्षित किया, लेकिन उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया। ऐसे जो भी काम है ना जी, जिसमें समाज, राजनीति या जो देश के विकास से संबंधित कार्य हैं, आप देखोगे राहुल गांधी जी उन सब का बहिष्कार करते हैं, कांग्रेस पार्टी उन सब का बहिष्कार करती है। लेकिन वो हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, वो कहते हैं हिंदू धर्म जो है वो डेंगू और मलेरिया है। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो भाजपा है वो जो माइनॉरिटीज़ हैं तो उनको दबाने की कोशिश कर रही है। ये बार बार इल्ज़ाम लगता है कि हिंदुत्व का जो है वो झंडा उठाया जा रहा है और माइनॉरिटीज़ को गला दबाया जा रहा है। ये बड़ा जो है इल्ज़ाम जो है वो भाजपा पर लगता है, पूरे देश में लगता है। माइनॉरिटीज़ को कौन सा लाभ नहीं मिल रहा? कौन सी ऐसी योजना है? अगर उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर सस्ता मिल रहा है तो क्या वो माइनॉरिटीज़ को नहीं मिल रहा? अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अगर घर दिए जा रहे हैं तो क्या वो माइनॉरिटीज़ को नहीं दिए जा रहे? अगर जनधन खाते खुले हैं तो क्या वो माइनॉरिटीज़ के नहीं खुले? अगर डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं तो क्या वो माइनॉरिटीज़ को नहीं डाले जा रहे? अब ये जैसे लाडो लक्ष्मी योजना, बैंक सखी, बिजली सखी, लाडली बहना,
ये जितनी भी योजनाएं महिलाओं से संबंधित है, अगर जल से नल आ रहा है तो क्या माइनॉरिटीज़ के घर में नल नहीं आ रहा? अगर ऐसे गांव थे जहाँ पे बिजली कभी नहीं पहुंची थी आज़ादी के बाद, तो वहाँ बिजली पहुंची है, तो क्या वो उसमें माइनॉरिटीज़ के घर नहीं है गाँव में जहाँ पे बिजली पहुंची है? एक भी ऐसी योजना वो बता दे जिसका लाभ माइनॉरिटीज़ को नहीं दिया जा रहा। और मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या किया था। एक मुस्लिम महिला जो अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई थी, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, ये शाहबानो का केस बता रहा हूँ मैं आपको कि ये मुस्लिम महिला है, इसको जो है ना जो मेंटेनेंस मनी है वो मिलना चाहिए। उस टाइम पे वो मेंटेनेंस मनी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ₹250 175 निर्धारित की थी। राजीव गांधी जी की सरकार ने वो फैसला बदल दिया, मुल्लाओं और मौलवियों के प्रभाव में आकर के वो फैसला बदल दिया गया। आप ये देखो कि अभी हाल ही में यहाँ ब्लास्ट हुआ है लाल किले पे, ये 11-12 साल या 14 साल के बाद यहाँ पे ऐसी कंडीशन आई है। जब से बीजेपी की सरकार बनी, आपने कहीं सुना हो जी फलानी जगह रेलवे स्टेशनों पे लिखा रहता था इस सामान को हाथ ना लगाएं, बॉम्ब हो सकता है। बस में लिखा रहता था किसी भी सामान को सावधान, हाथ ना लगाएं, ये बॉम्ब हो सकता है। आप ये देखिए, लखनऊ में ब्लास्ट हुए, दिल्ली में ब्लास्ट हुए, छोटे छोटे शहरों तक ब्लास्ट, बॉम्बे में ब्लास्ट हुए। उनकी सरकारों में कहाँ कहाँ पे ब्लास्ट नहीं हुए? आपने 11-12 या 14 साल के बाद ये घटना सुनी होगी। ये सरकार ऐसी है जो ईंट का जवाब पत्थर नहीं बल्कि पहाड़ से देती है। ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने, यहाँ लेफ्टिनेंट नरवाल हैं हमारे, करनाल से ही हैं, उनकी वाइफ को बोले जाके अपने मोदी को कहना, उन्हीं आतंकवादियों ने कहा था जाके अपने मोदी को बताना, तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ रहे हैं, जाके अपने मोदी को बताना कि हमने मारा और धर्म पूछ के मारा। उन्होंने धर्म पूछ के मारा, हमने कर्म पूछ के मारा। ये कहा जाता है कि भाजपा ज़्यादातर जो टारगेट करती है वो मुसलमानों को करती है। ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्यों? ऐसा कुछ नहीं है सर। हम जो एज ए मतलब पार्टी जो है ना, सरकार क्या होती है? सरकार एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। आप सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसी आप बना रही है सरकार, तो उस पॉलिसी को पूरे भारत पे आप उनको माइनॉरिटीज़ को अलग कह रही करिए। है, नहीं माइनॉरिटीज नहीं, वो कह रहे कि हाँ कर तो रही हैं, जो आपने बोला बेनिफिट्स जाते हैं बिल्कुल। लेकिन वो कहीं ना कहीं नफरत जरूर करती है। नहीं, देखो आप एक बात देखो, नफरत का मतलब क्या? मतलब किस चीज़ से नफरत? अगर राम मंदिर बन रहा है तो वो कह दे माइनॉरिटीज़ को खतरा हो रहा है राम मंदिर से, तो माइनॉरिटीज़ खतरे में कह देते हैं, राम मंदिर से माइनॉरिटीज़ खतरे में। अगर एनआरसी, अब एक देश के अपने सिटीजन्स का रजिस्टर नहीं बनाएगा, बना सकता है ना, तो कहते हैं अगर राम मंदिर बन रहा है तो माइनॉरिटीज़ को खतरा, अगर 370 को हटाया गया और 35 से हटाया गया कश्मीर से तब माइनॉरिटीज़ को खतरा, अगर जो एनआरसी हो रहा है तब माइनॉरिटीज़ को खतरा, यूसीसी हो रहा है तब माइनॉरिटीज़ को खतरा, सीए ला रहे हैं तब माइनॉरिटीज़ को खतरा। अगर वक्फ के माध्यम से उसमें अमेंडमेंट करके माइनॉरिटीज़ को उनका भला किया जा रहा है तब माइनॉरिटीज़ को खतरा। अगर बुर्के पे बैन करने की बात करते हैं तब माइनॉरिटीज़ को खतरा। जो भी काम आप कहोगे, हलाला ये अपना 3 तलाक बैन किया, कहते हैं जी माइनॉरिटीज़ को खतरा है, माइनॉरिटीज़ पे अटैक है। मुस्लिम महिलाएं तो धन्यवाद दे रही हैं। अगर हमने, अब आप एक बात बताओ, आप कलमा पड़ा हुआ खाना खाओगे? ये जो हलाल इकोनॉमी है क्या है ये? इसको बैन क्यों ना किया जाए? आप कलमा पड़ा हुआ, हमें अपना चुनाव करने का अधिकार है ना। आप ये देखो, क्रिश्चियंस के पास अपनी संस्थाएं हैं, सिखों के पास SGPC शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के माध्यम से अपनी संस्था है जिससे वो गुरुद्वारे रन करते हैं। मुस्लिमों के पास अपनी संस्था है, वक्फ बोर्ड के माध्यम से वो अपनी सारी गतिविधियां संचालित करते हैं, धार्मिक गतिविधियां। तो हिंदू इसमें क्यों पीछे रहे? हिंदू अपने वो उस तरीके से लेकिन ये बात की जाती नहीं, ये कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र की बात होती है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है देश को। वो कह रहे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो ये कहते हैं हमारा सबसे बड़ा मुसलमान कायदे आज़म के दादा का नाम पुंजालाल ठक्कर था, कायदे आज़म की बायोग्राफी में लिखा है। मोहम्मद अली जिन्ना के दादा जो थे उसका नाम है पुंजालाल ठक्कर। अब ये कहाँ छुपेंगे भाई? तुम्हारा जो कायदे आज़म है उसका जो दादा है, तीसरी पीढ़ी, आप किसी मुसलमान की चौथी पीढ़ी तक चले जाओ, मोहम्मद से मनीष हो जाएगा। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, आप हिंदुस्तानी मुसलमान की चौथी पीढ़ी तक पहुंच के देखो, आपको मोहम्मद नहीं मिलेगा, मनीष मिलेगा। पुंजालाल ठक्कर है भाई उसका नाम। वो बात मैं आपको दिखा सकता हूं, किताब में लिखी हुई है, उसने खुद अपनी बायोग्राफी में इस चीज़ का वर्णन किया है कि मेरे दादा का नाम, हम गुजराती हिंदू हैं, बाद में वो कन्वर्ट हुए। तो जो यहाँ का मुसलमान है ना जी, वो तो देश प्रेमी है, उसको बीजेपी से भी दिक्कत नहीं है, उसको राष्ट्र प्रेमी भी है। लेकिन जो इस प्रकार के जो मौलवियों के उसमें आते हैं, जो उलेमाओं के संपर्क में आते हैं, जो अलगाववादियों के संपर्क में आते हैं, उनकी मानसिकता तो फिर आप समझ ही सकते हो क्या है।
उनकी मानसिकता तो आपको पता ही है क्या है। इनको कौन फाइनेंस करता है? ये जो शाही इमाम है बंगाल का, ये जो जामा मस्जिद का शाही इमाम है, इनको लोकसभा चुनाव में फतवा जारी के बदले कौन फाइनेंस करता था? कांग्रेस सालों तक, दशकों तक यूं फाइनेंस करती रही। आप फतवा जारी करो कांग्रेस के फेवर में वोट करने के लिए, और जो है ना हम आपको जो है ना इतने मजे से इनकी जिंदगी राजाओं की तरह कटती है। तो ये जो मानसिकता है उससे संबंधित जो लोग हैं वो तो परेशान रहेंगे और ये चिल्लाते रहेंगे कि माइनॉरिटीज दुखी हैं, माइनॉरिटीज दुखी हैं। लेकिन जो काम देश से संबंधित है और जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा है और जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा का हिस्सा है, वो काम देश में होंगे। बिल्कुल। तो अब आरएसएस की बात करते हैं, तो आरएसएस का एक बड़ा फैक्टर ये भी कहा जाता है विरोधियों की ओर से कि आरएसएस जो है वो देश में कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने की कोशिश करती है, कि वो ग्राउंड पे इस तरह से काम करती है, हिंदुत्व पे काम करती है और जो माइनॉरिटीज़ हैं, दूसरे धर्म हैं, उनको नीचा दिखाती है। और आपने देखा भी होगा कि आरएसएस का विरोध भी बहुत ज़्यादा होता है माइनॉरिटीज़ में, कि आरएसएस एक अलग माहौल देश में बनाने की कोशिश कर रही है। मैंने अभी कहा सिखों के पास अपना संगठन है एसजीपीसी। मैंने अभी कहा बहुत सारे एनजीओज हैं जो क्रिश्चियंस के लिए काम करते हैं। मैंने कहा मुस्लिम्स के लिए काम करने वाले उनके बहुत सारे संगठन हैं, उनकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और बहुत सारे संगठन अन्य ऐसे काम करते हैं। तो हिंदुओं का क्यों नहीं होना चाहिए? आरएसएस एक ऐसा संगठन है, हालांकि वो एक देशभक्त संगठन है, वो स्कूल भी चलाते हैं, वो आदिवासियों के लिए कार्यक्रम भी चलाते हैं, वो इन माइनॉरिटीज़ के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं। उनके देश में जहाँ पर भी कार्यक्रम हैं आप उनको कभी एक बार उसका संक्षिप्त में उनको स्टडी करके देखिए, आपको खुद पता लगेगा। उनके इतने सारे काम हैं जो देशभक्ति से संबंधित है, जो शिक्षा से संबंधित है, जो आरएसएस काम कैसे करती? जैसे आपने भी बताया कि 6 साल आपने पंजाब में लगाए, तो काम कैसे होता है कि आपने पंजाब में गए, आपने 6 साल लगाए पंजाब में? मतलब ये आरएसएस का बड़ा हिडन वर्क होता है जो लोगों के सामने नहीं आता। लोग भी जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी ज़रूर है कि आरएसएस ग्राउंड पे जाके काम कैसे करती है। कि पंजाब में आप जाते हो, आपको तो पंजाब में आरएसएस से काफ़ी लोग नफरत भी करते हैं कि ये हिंदुत्व की बात करता है, कि कहीं ना कहीं दबाने की हमें कोशिश की जा रही है, आरएसएस पंजाब का माहौल ख़राब करेगी। अब 2027 के चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी कहा जा रहा है कि एक बड़ा रोल निभा सकती है आरएसएस। तो आपने 6 साल 2024 तक आपने काम किया, तो 2018 से लेकर 24 6 साल किस तरह से काम किया, क्या काम किया आपने? देखो आपको मैं है ना बहुत बुनियादी समस्याएं बताता हूँ। सरकार का इन बुनियादी नशा है ही है, वहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे है। अब इस बात का बहुत विरोध हुआ कि जो बॉर्डर एरिया में बीएसएफ का जो दायरा है वो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया। केंद्र सरकार ने किया, केंद्र सरकार बैकडोर से पंजाब पे राज करना चाहती है, वो तो पूरे भारत में ही हुआ। इस बात का इन्होंने बहुत विरोध किया, भाई बहुत विरोध इन्होंने इस चीज़ का किया। लेकिन आप ये देखो ना कि किस तरीके से ड्रोन से लगातार हथियार आ रहे थे, अब वो खबरें नहीं आती, अब वो खबरें बंद हो गई हैं। आप ये देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साहिबजादों का जन्मदिन वीर बालक दिवस के रूप में मनाना शुरू किया, लाल किले से प्रकाशोत्सव मनाया। हमारी हरियाणा सरकार भी 25 नवंबर को प्रकाशोत्सव मना रही है। सारे तख्तों को इनविटेशन दिया गया है, कृष्ण बेदी जी गए हैं इनविटेशन देने के लिए 5 तख्तों को। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जो गुरु साहब का पावन स्वरूप है उसको रेस्क्यू करके अफगानिस्तान से भारत लेके आए। इसी तरीके से जो हमारी जो ये जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये अफगानिस्तान है, इसमें जो अल्पसंख्यक है जिसमें हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, जैन हैं, उनको अधिकार दिया भारत में रहने के लिए। इसी प्रकार से आप ये देखिए कि अनेकों अनेक काम हैं जो प्रधानमंत्री जी ने किए हैं और केवल सिखों से संबंधित है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मनिंदर सिंह सिरसा जी हमारे मंत्री हैं दिल्ली में, उनके साथ एक जत्था गया मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी से। 50 सिखों का वो जत्था था। प्रधानमंत्री जी ने एक भी सिख की जो कृपाण है उसको रखवाया नहीं। सारी कृपाण प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी, बिल्कुल उसका कोई ऐसा नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे इनसे कोई खतरा नहीं है, वो सब कृपाण अंदर लेके गए। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये बुनियादी समस्याओं पे विचार नहीं करते। 25% आबादी कन्वर्ट हो चुकी है, ये वहाँ के मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं देता। जो बुनियादी समस्या है, आप गरीबी है, लाचारी है, परेशानी है, क्योंकि वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। झूठ सच बोल के मुफ्त की रेवड़ियाँ दिखा के आप एक बार काट की हांडी एक बार तो चढ़ सकती है, बार बार नहीं चढ़ लेकिन सकती। आरएसएस अगर बीजेपी के उस तरह से लोग विश्वास नहीं कर पाते कि हाँ पंजाब में खासकर
कि उनको होता है कि खाकी निक्कर पंजाब को खा जाएगी। ये एक बड़ा थ्रेट उनको लगता है कि ये बड़ा थ्रेट है खाकी निक्कर। अभी आपने पंजाब यूनिवर्सिटी का भी देखा, वहाँ पर उन्होंने खाकी निक्कर लटका के उस पर क्रॉस मार दिए कि खाकी निक्कर से पंजाब को डर लगता है कि ये कल को कुछ ना कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी बनाएगा कि पंजाब को ख़त्म करेगा। कि पहले चंडीगढ़ छीन लिया, उसके बाद BBMP छीन लिया, फिर उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी पे नज़र है। तो इस तरह के ये डर है। तो आप उस पर आपने जब काम किया तो कितनी आपको कामयाबी मिली? मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि सेवा भारती के बहुत सारे स्कूल हैं पंजाब में, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, इनको ये चीज़ दिखाई नहीं देती। अगर आप यहाँ किसी पास्टर को कुछ कहते हो तो वहाँ पर जो है ना, आप ये देखिए सिख को मार दिया जाता है। कनाडा में, US में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, यहाँ पे अगर आप निहंगों के माध्यम से, पीछे एक घटना हुई थी कि किसी पास्टर की गाड़ी तोड़ी गई, पास्टर को मारा गया, तो वहाँ पे सिख को मार दिया गया। ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी, ये एक्शन का रिएक्शन था। तो हमने इन चीज़ों पर बहुत बारीकी से काम किया है। मैं पंजाब की बेसिक चीज़ ही तो बता रहा हूँ ना आपको। नशा एक हो गया, बेरोजगारी एक होगी, युवाओं का बहुत बड़ी मात्रा में पलायन है और वो अपना जो दस्तार है या अपने केश कत्ल करके बाहर जा रहे हैं, ये मेन समस्या है। फिर वो कहते हैं जी यहाँ पे ये समस्याएं तो बहुत पहले से चलती तो RSS इसको कैसे खत्म करेगी? RSS नहीं जी, जितने भी हिंदुओं के जितने भी डेरे हैं, उन्होंने क्रिश्चियनिटी का प्रभाव कम करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। कैसे? आप ये देखो कि जो लोग पिछड़े समाज से हैं या SC ST समाज से हैं, या जो लोग, ये मैं कहूँ गरीब हैं, और जो किसी ना किसी धार्मिक उससे वहाँ पे जा रहे हैं, वो वहाँ का रुख ना करके डेरों का रुख कर रहे हैं, वो वहाँ का रुख ना करके हमारी शाखाओं का, अन्य उनका रुख कर रहे हैं। तो इससे क्रिश्चियनिटी का जो प्रभाव है वो बहुत बहुत धीमा हो गया है। नहीं तो क्रिश्चियनिटी एक तरीके से वहाँ पे पूरे, मैं कह रहा हूँ झारखंड में, बिहार में और जितना भी आदिवासी इलाका, उसमें भी क्रिश्चियनिटी इतनी तेजी से नहीं फैली थी जितनी पंजाब में फैली। और जो डेरे हैं वहाँ पे, अलग अलग डेरे हैं पंजाब में, बहुत सारे डेरे हैं, उन्होंने इस प्रभाव को कम करने का काम किया। हम क्रिश्चियंस के अगेंस्ट या किसी उसके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो धर्मांतरण है वो अगर कोई अपनी इच्छा से करता है तो ठीक है। आप हाथ में रोटी दिखा रहे हो, किताब दिखा रहे हो, बच्चों का लालच दे रहे हो, आप कह रहे हो हम आपके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, कल को विदेशी शिक्षा के लिए आपको जाना पड़ा तो आपको वीज़ा नियमों में प्राथमिकता मिलेगी, एम्बेसी में आपके बच्चे को प्राथमिकता मिलेगी। तो आप इन चीज़ों का लालच दे के कन्वर्ट मत करो ना। आप धर्मांतरण ऐसा मत करो ना कि आप उनको भावनात्मक धर्मांतरण करोगे, मतलब पहले रोटी का लालच दोगे फिर शिक्षा। आपके पास कोई आंकड़ा है क्रिश्चियनिटी का जो आप कह रहे हैं कि हमने उसका प्रभाव बहुत कम किया है? कैसे पता लगेगा उसका मापदंड, कैसे पता लगेगा? आप बोल रहे हो लेकिन पता कैसे लगेगा? क्योंकि वो उनका भी काम हिडन है। अगर उनके पास भी कोई जाता है तो वो चुप हो जाते हैं। कुछ भी हमने ये महसूस भी किया, जब गाँव में जाते हैं बोलते नहीं है, अगर पता लगे मीडिया वाले हैं तो वो डर जाते हैं, तो कुछ नहीं बोलते। लेकिन आप किस तरह से मापदंड किया है इसका कि वहाँ पे ये प्रभाव कम हुआ है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा में धर्मांतरण से संबंधित कानून बना है। नहीं, पंजाब में, मैं पंजाब की बात बताऊंगा आपको। देखो, आप एक जागरूकता, एक कैंपेन पंजाब में बहुत लंबा चला। और ये भी मैं आपको बीच में एक और बात भी बता दूं, आप कह रहे थे ना कि भारतीय जनता पार्टी में, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगभग 20% है। इस विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। और अकाली दल के साथ नहीं लड़े हम, अकाली दल से अलग होके हमने इलेक्शन लड़ा, और पहली बार हमने अकाली दल से अलग होकर इलेक्शन लड़ा, और वोट प्रतिशत के उससे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट है। और अभी और वो आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती हैं। बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे नहीं है वो चीज़ अभी, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है तो कभी नहीं होगी। जहाँ पे सरकार नहीं है वहाँ संगठन है, और बहुत मजबूत स्थिति में। ये भी मैं बताऊँ, किसी स्टेट में 20% का, जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो, वो आसान नहीं होता किसी स्टेट में 20% वोट प्रतिशत ले जाना। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने ये वाला मुद्दा उठाया, अब ये वाला मुद्दा है क्या, लोगों को पता ही नहीं है। अब आपने तय ये हुआ कि केंद्र 60% हिस्सा देगी खर्चे का और राज्य देगा 40। 60-40 का था, राज्य ने अपना खर्चा देना बंद कर दिया। लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। अरे भाई, राज्य अपना पैसा दे दे, राज्य अपने हिस्से का पैसा क्यों नहीं दे रहा? पंजाब अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रहा था, पंजाब नहीं, पंजाब सरकार अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रही थी। मुद्दा जो है होता है बहुत छोटा, लेकिन चला जाता है फिर खालिस्तान पे। नारे लग जाते हैं दूसरे तीसरे किस्म के, चौथे किस्म के, अलग अलग किस्मों के नारे लगने लग जाते हैं। पता नहीं कैसे कैसे तत्व, कैसे कैसी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। मुद्दा वो सीनेट का था, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, 91 से 31 कर दिए मेंबर्स। उस नोटिफिकेशन को विरोध के बाद जो है ना विड्रॉ कर लिया।
जब वो विड्रॉ ही हो गया नोटिफिकेशन, भाई केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया, फिर आप क्यों बैठे हो? क्या दिक्कत है? अब आप ये देखो ना, 91 से 31 हो जाएंगे तो उनको होगा ही कि हमारे सारे हक खत्म हो रही हैं, कल को हमारी इन्वॉल्वमेंट खत्म हो रही है, हरियाणा की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ रही है और स्टेट की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी, वो दूसरे अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी। कल को जिस तरह से बीबीएमबी में सारे अधिकारी दूसरे राज्यों से आ चुके हैं तो यहाँ पे भी सारे आ जाएंगे। पंजाब का तो नाता खत्म हो जाएगा। उनको ये डर है कि कल को पंजाब के बच्चों को शायद एडमिशन मिलनी मुश्किल हो जाए, हरियाणा को ज़्यादा मिल जाएगी, दिल्ली को मिल जाएगी, हिमाचल, क्योंकि हमने वहाँ पे सारा कवर किया उसको। हमने वहाँ पे जो बच्चे थे, जो लोग थे विरोध कर रहे थे, उनके मन में डर है। ये डर कैसे दूर होगा? देखो ये डर जो है ना जी, बेबुनियाद है, इसका कोई आधार नहीं है, निराधार डर है। ये लोगों की बातों में आके या ऐसे लोगों की बातों में आके जो खालिस्तान चाहते हैं या ऐसी मानसिकता से पीड़ित हैं। अब आप ये देखो, मेरे लिए ये समस्या नहीं है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ये बात है, मेरे लिए समस्या है कि अमृतपाल कितने वोटों से जीता जेल में रह के। मेरे लिए समस्या है सरबजीत सिंह खालसा, क्या बैकग्राउंड है उसका, सब लोग जानते हैं। वो कल कितने भी रिजल्ट आना है। हाँ, आना है ना, और कल तो रिजल्ट वहां का आना है। मैं तो आपको पंजाब पे केंद्रित इश्यूज बता रहा हूँ। नहीं, पंजाब का ही बाई इलेक्शन मनदीप सिंह वारिस पंजाब अमृतपाल की पार्टी से खड़ा, अमृतपाल की पार्टी से खड़ा है। मेरे लिए समस्या ये है सिमरनजीत सिंह मान कैसे जीत जाता है। मेरे लिए समस्या ये है कि ऐसे लोगों के प्रभाव में लोग ना आए जो गुरु पतवंत सिंह पन्नू की विचारधारा से संबंधित हैं, जो देश को तोड़ना और पंजाब को बांटना चाहते हैं। पंजाब जो है, जो हमारे गुरु साहिबजादों को जिन्होंने दीवार में चना, उस चिन्हने वाले का नाम वजीर खान है। वो क्यों भूल जाते हैं इस चीज को? आप ये सोचो, नू मास का और रोटी बेटी का रिश्ता है सनातन और हिंदुओं का उनके साथ। आप ये देखो कि जो सनातन या हिंदुओं का ही तो बेटा हर एक परिवार से एक सिख बनता था ना, हिंदुओं का ही तो एक बेटा सिख बनता था ना। इस बात को तो आप वो नहीं कह सकते। 500 से बड़ा बेटा बनता था। 500 से 400 साल पहले जब ये गुरु साहब ने एक फौज के रूप में इस पंथ की शुरुआत की थी। अब आप ये देखो, गुरु साहब की जो बाणी है, गुरु ग्रंथ साहब में कितनी बार प्रभु राम और प्रभु कृष्ण का नाम है। तो जब वो सारी चीजें आप लेके जाते हो, आप ये देखो 80% तो चढ़ावा हिंदुओं का आता है। ये लोग इस चीज को भूल जाते हैं। गुरुद्वारों में जाने वाले 80% लोग तो हिंदू हैं। पूरे भारत में 80% चढ़ावा किन का आ रहा है? हिंदुओं का आ रहा है ना। तो हिंदू धर्म के लिए और सनातन धर्म को बचाने के लिए ही तो गुरुओं ने अपनी कुर्बानियां दी, तभी तो दी थी ना जी। शीशगंज साहब गुरुद्वारा तभी तो है ना जी, जब गुरुओं ने अपनी कुर्बानियां किस चीज के लिए दी थी। तो जब गुरुओं ने अपनी कुर्बानियां जिस चीज के लिए दी, तो ऐसे स्वार्थी तत्वों के प्रभाव में आके आप क्यों उस मतलब रोटी बेटी की सांझ को खराब कर रहे हो? तो ये बिल्कुल निराधार चीजें हैं। हमारे संगठन में बीजेपी के बहुत सारे हमारे सिख भाई हैं, हमारे केंद्र की कैबिनेट में सिख भाई हैं, हमारे जो है ना अभी रवनीत सिंह बिट्टू जी भी हमारे मंत्री हैं, हमारे जो है ना इवन दिल्ली सरकार में भी मनिंदर सिंह सिरसा जी मंत्री हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिखों के लिए अनेकों अनेक काम किए। और उनके मैं आपको ये बता रहा हूं कि उनके मन में जो है ना, लेकिन फिर भी वो विश्वास क्यों नहीं जीत पाते? करतारपुर कॉरिडोर खोला, काफी काम किए, बहुत काम है बाकी आपने भी गिनवाए सारे, तो फिर भी विश्वास क्यों नहीं बन पाता? फिर भी यही बात आती है कि नहीं जी, ये बीजेपी है, ये तो पंजाब को खा जाएगी, पंजाब देश को खत्म कर देगी। ये विश्वास क्यों नहीं बन पाता पंजाब का? मैं इस चीज को ऐसे देखता हूं तपिन जी कि बहुत सारे ऐसे स्टेट जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं है, उनमें से एक पंजाब भी है। लेकिन क्योंकि संगठन हमारा मजबूत है, वहाँ से मंत्री भी हैं, वहाँ हमारा संगठन मजबूत है, वहाँ पे हमारे साथ के जो सहयोगी संगठन भी काम कर रहे हैं, और हमारा वोट प्रतिशत 20% तक चला गया है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं मानता, बड़ा भावनात्मक जुड़ाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उनका और हमारे नायब सिंह सैनी जी लगातार जो है ना पंजाबी भाइयों का दिल जीतने का प्रयास कर रहे हैं। और बड़े स्तर पे मैं कह रहा हूं कैंपेन चल रहा है हमारा, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब में। बहुत सारे नेता हैं जी, सिलसिलेवार आपने भी देखा होगा। नायब सिंह सैनी जी लगातार दौरा कर रहे हैं, आ रहे हैं, और बिल्कुल पंजाब में, और सिलसिलेवार जो है ना बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो बीजेपी लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। और ये 20% वोट बैंक आने वाले समय में ज़रूर कभी ना कभी जो है ना पंजाबी भाइयों का, पंजाब के लोगों का दिल जीतेगा। और ये 20% जो है ना, ये बहुमत तक भी जाएगा, और हम सरकार बनाने में भी वहाँ एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। आखिरी सवाल कि 1.5 साल हो गया सरकार को हरियाणा में, तो किस तरह से देखते हैं कि जो वादे किए थे उनमें से कितने पूरे हो गए, और जो रह गए हैं, सबसे बड़ा वादा आपको क्या लगता है जो रह गया ये सरकार जल्दी पूरा करे? देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था 217 वादे थे,
48 पूरे हो गए थे और अभी बहुत सारे वादे पूरे करने बाकी भी हैं और लगातार उन पे लगातार काम जारी है। और जितना जल्दी हो सकेगा, जितना जल्दी का मतलब जितना जल्दी, उतनी ही गति से काम चल रहा है। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी उसको पूरा करेंगे। और मैं मतलब ये भी आपको बता दूं कि शायद मनोहर लाल जी का अधूरा काम नायब सिंह सैनी जी और ज़्यादा अच्छी तरीके से, और ज़्यादा व्यवहारिक तरीके से मैं कहूँगा, और ज़्यादा बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि उसमें मैंने बताया सामाजिक मुद्दे भी वो साथ में लेके चल रहे हैं। खाली सरकारी मुद्दे नहीं, खाली सरकार से संबंधित विषय नहीं, खाली सरकार से संबंधित बातें नहीं, सरकारी जो सामाजिक मुद्दे हैं, सफाई स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री जी ने भी यही किया। जो सामाजिक चीज़ें, पहली बार ऐसी सरकार आई है जो सरकार के साथ सामाजिक मुद्दों को, स्वच्छता जो है वो एक सामाजिक विषय है। टॉयलेट्स बनाना ये समाज की ज़रूरत थी, जो महिलाओं को टॉयलेट इज्जत घर बना के दिए हैं, ये सब सामाजिक इशू थे। नशे से दूर रहना, शिक्षा के प्रति जागरूक करना, तो सरकार ने ये सारी चीज़ें ना मर्ज कर दी। ये सब के सब अब सरकारी कार्य हैं। हमारे मोहनलाल बड़ौली जी की अध्यक्षता में, आप हैरानी मानोगे, हमने कम से कम भी 16,000 जो हमारे बूथ हैं, सभी बूथों पे हमने ये साइकिल यात्राएं इनका आयोजन किया। नशे से दूर से संबंधित उनका आयोजन। आपको लगता है कि बहुत बेहतरी की और उज्जवल की ओर जा रही है। जी, आपने बड़ौली जी का नाम लिया, मैंने कहा कि भाजपा के जो जेपी नड्डा जी के ऊपर भी विरोधी सवाल उठा रहे, कह रहे हैं इनके पास तो प्रधान ही नहीं है कि जिसको बदल ही नहीं पा रहे इतने लंबे समय से। अभी ऐसा है जी, देखो मैं अमित शाह जी से ये सवाल पूछ लिया था संसद की कार्यवाही के दौरान अखिलेश यादव ने, तो अमित शाह जी ने जवाब दिया था, मैं अखिलेश तुम्हारे को बोलता हूं, तुम 25 साल के लिए अपनी पार्टी के अध्यक्ष हो जाओ। क्योंकि ऐसा है, जब आप 18 करोड़ की आपकी पार्टी है, आपके सहयोगी संगठन है, आपको सबसे संतुलन भी करना है। 18 करोड़ की पार्टी में अध्यक्ष चुनने में और पारिवारिक पार्टियों में अध्यक्ष चुनने में बहुत फर्क है। हमारे लिए पार्टी ही परिवार है, उनके लिए परिवार ही पार्टी है। इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए, मैं ये तो आपको खैर इतना पारिवारिक वाली बात ना हम नहीं, देखो मैं आपको बता रहा हूं ना, पार्टी बहुत बड़ी है, 18-20 करोड़ मेंबर हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अब उस पार्टी में बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारे संतुलन से संबंधित विषय भी होते हैं। हरियाणा में भी हमारा जो है ना जल्दी अध्यक्ष बनेंगे, और हरियाणा में हमारे जो ऑलरेडी अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में, नगर निकाय इलेक्शन में बहुत अच्छा काम किया है। मैं सोनीपत से, क्योंकि मैं उनको व्यक्तिगत भी जानता हूं, मेरे पड़ोसी भी हैं बड़ौली जी, और मेरे से उनका घनिष्ठ प्रेम भी है, मेरे को बेटे की तरह मानते हैं, तो मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, संगठन के प्रति समर्पित हैं, कार्यकर्ता उनसे बहुत खुश हैं। रात को 12-1 बजे भी कॉल करो तब भी वो कॉल उठाते हैं और जवाब देते हैं। कोई भी बात हो, कोई मतलब सहज महसूस करते हैं कार्यकर्ता उनके साथ। तो बहुत अच्छा काम किया है, और बहुत पार्टी देखिए बहुत सोच समझ के ऐसे वो करती है कि ये मतलब इनकी समाजवादियों की तरह, आरएलडी की तरह, या आईएनएलडी की तरह, या जेजेपी की तरह ऐसी पार्टियां नहीं है जिसमें एक आदमी कह दिया वही सारी उम्र अध्यक्ष रहेगा। ये ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष चुना जाता है, और जो अध्यक्ष चुना जाता है वो अपने पूरी तन मन धन से हर तरीके से अपने आप को झोंक देता है काम में, और झोंक के काम करता है। और मैं बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे। हमारे बहुत सारे प्रदेशों के अध्यक्ष, लगभग सभी के 80% प्रदेशों के बन ही गए हैं, और बहुत जल्दी हरियाणा के भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ज़रूर बनेंगे बहुत जल्दी। धन्यवाद सुमित जी। तो बिल्कुल ये हमारे साथ भाजपा नेता सुमित जी जुड़े थे, और जिन्होंने काफ़ी बेबाकी के साथ सारे सवालों का जवाब दिया, क्योंकि बड़े सवाल आज भूपिंदर हुड्डा की ओर से उठाए गए थे और बड़े इल्ज़ाम लगाए गए थे। वहीं आरएसएस की बात की जाए तो उन्होंने उसका बताया कि 6 साल मैंने पंजाब में लगाए, किस तरह से ग्राउंड पे काम किया, किस तरह से जो कई धर्मों के लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी में जो है वो उसमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो जिसको लेकर उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आरएसएस काम कर रही है।